गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। नेपोलियन बोनापार्ट के हमने 3 अध्याय देखे हैं, जिसमें लास्ट जो हमने अध्याय देखा था उसमें नेपोलियन बोनापार्ट ने किस प्रकार कानून संहिता को स्वरूप दिया उसका अध्ययन किया था। आज हम जब नेपोलियन बोनापार्ट ने शासन व्यवस्था का पद संभाला तो उसकी क्या भूमिका रही, एक शासक के रूप में उसने क्या क्या कार्य किए, उनका अध्ययन हम करेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट सम्राट के रूप में 1804 से 1814 के पीरियड में उसने कार्य किया। उसने अपनी लोकप्रियता का लाभ उठाया और सीनेट से यह प्रस्ताव पारित करवा लिया कि नेपोलियन को आजीवन कौंसल के पद पर नियुक्त किया जाता है। चूंकि नेपोलियन आजीवन कौंसल के पद पर नियुक्ति से संतुष्ट नहीं था, वह बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, इसलिए उसने 1804 में अपने अधीन कार्य करने वाली सीनेट में अपने आप को फ्रांस का सम्राट घोषित किए जाने का प्रस्ताव पारित करवा लिया। इसके लिए एक मतदान प्रक्रिया भी हुई। इस मतदान प्रक्रिया में उसके पक्ष में 35,72,329 मत पड़े और विपक्ष में 2,509। फ्रांस की जनता ने बड़े असाधारण बहुमत से नेपोलियन को सम्राट के रूप में स्वीकार कर लिया। चूंकि नेपोलियन वैसे भी फ्रांस की जनता में बहुत लोकप्रिय हो चुका था, क्योंकि उसने जनता का बहुत ख्याल रखा था, इसीलिए उसके प्रस्ताव में बहुत ज्यादा मत पड़े। नेपोलियन ने 1804 में फ्रांस के सम्राट की उपाधि धारण करी। उसको कैथोडोल में सम्राट पद पर राज्याभिषेक उसका किया गया। इस अवसर पर पोप पाल सप्तम के हाथों से राजमुकुट छीनकर नेपोलियन ने स्वयं अपने सिर पर रख लिया। नेपोलियन दुनिया को यह दिखाना चाहता था कि यह राजमुकुट उसे पोप या किसी अन्य अधिकारी द्वारा दिया गया उपहार नहीं था, बल्कि उसने वास्तव में ही अपने परिश्रम से पाया था। उस समय नेपोलियन का यह कथन बहुत उल्लेखनीय है कि मैंने फ्रांस के राजमुकुट को जमीन पर पड़े हुए पाया और उसे अपने तलवार के जोर पर ऊपर उठाया। नेपोलियन का साम्राज्य 1804 से 1814 तक चला। यह काल अबाधित युद्धों का काल था। इस काल में उसने चमत्कारी विजय हासिल करी। उसकी महत्वाकांक्षाओं ने इतने विस्मयकारी तरीके से छलांग लगाई कि नेपोलियन की तुलना सिकंदर, सीजर तथा शार्लेमान के साथ भी की जा सके। नेपोलियन बोनापार्ट की ग्रेट ब्रिटेन के साथ में संघर्षात्मक स्थिति हुई। इंग्लैंड व फ्रांस के मध्य में 1802 में जो आमिया का शांति समझौता किया गया था, इससे 1803 में दोनों देश युद्ध के लिए पुनः आमने सामने आ गए। दोनों देशों के मध्य वैमनस्य का मूलभूत कारण उनकी साम्राज्यवादी आकांक्षाएं थी। चूंकि ब्रिटेन भी अपनी नौसैनिक शक्ति के कारण बड़ी शक्ति बना हुआ था, नेपोलियन ये भी भलीभांति जानता था कि ब्रिटेन को परास्त किए बिना यूरोपीय महाद्वीप पे फ्रांस की सर्वोच्चता स्थापित करना मुश्किल होगा। अतः एक युद्ध हुआ। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना ने फ्रांस व स्पेन के 19 बड़े जहाजों को पकड़ लिया। इस नौसैनिक पराजय ने नेपोलियन की इंग्लैंड विजय का सपना अधूरा कर दिया। नेपोलियन युग में इसके बाद ब्रिटेन की नौसैनिक श्रेष्ठता को कोई गंभीर चुनौती नहीं मिल पाई और नेपोलियन ने अपना ध्यान भी उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से समुद्री विजय से हटाकर स्थलीय विजयों पर ध्यान दिया। 1805 में फ्रांस के विरुद्ध एक संयुक्त गठबंधन हुआ
इस गठबंधन में ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रूस एवं स्वीडन फ्रांस के विरोध में खड़े हो गए। नेपोलियन ने जब इस गठबंधन को देखा तो वह हतोत्साहित नहीं हुआ, बल्कि उसने एक आक्रामक रुख अपनाया। उसने सर्वप्रथम ऑस्ट्रिया को पराजित किया। ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए उसने प्रशिया के राजा फ्रेडरिक विलियम द्वितीय को हनोवर का क्षेत्र देने के बदले में ऑस्ट्रिया और फ्रांस के भावी युद्ध में उसकी तटस्थता का आश्वासन ले लिया। यह ऑस्ट्रिया को प्रशिया के समर्थन से विहीन करने की नेपोलियन की कूटनीति थी। ऊम का युद्ध हुआ 20 अक्टूबर 1805 में। इसमें जनरल मेक को पूरी आशा थी कि नेपोलियन काले जंगल के रास्ते से निकलकर वहां आएगा। नेपोलियन ने मेक को भ्रमित किया। उसने इंग्लिश चैनल के तट पर अवस्थित वुलोन्य के कैंप से चुपचाप चला गया और आक्रमण कर दिया। नेपोलियन ने 20 अक्टूबर 1805 को ऊम के युद्ध में जनरल मेक और उसकी सेनाओं को बड़ी शीघ्रता से पराजित किया। इसके बाद नेपोलियन ने एक पत्र में लिखा कि मेक ऑस्ट्रिया की सेना को अपनी कदम गति के बलबूते पर ही परास्त कर दिया। ऊम के युद्ध में ऑस्ट्रिया की सेना की पराजय हो गई, जिससे नेपोलियन के लिए डेन्यूब से वियना जाने का रास्ता भी खुल गया। इसके बाद 2 दिसंबर 1805 में ऑस्टरलिट्ज का युद्ध हुआ। इस युद्ध में नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया व रूस की संयुक्त सेनाओं को परास्त कर दिया। यह नेपोलियन की संभवतः सबसे प्रमुख विजय थी। नेपोलियन के कुशल नेतृत्व तथा उसके सैनिकों के अद्भुत जोश ने विपक्षी सेनाओं की धज्जियां उड़ा दी थी। इसके बाद प्रेसबर्ग की संधि हुई 26 दिसंबर 1805 में। नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया को तीसरी बार युद्ध में हराया था, लेकिन इस बार की हार ऑस्ट्रिया के लिए बहुत अपमानजनक थी। ऊम व ऑस्टरलिट्ज के युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय का तत्कालीन परिणाम हुआ कि ऑस्ट्रिया को संयुक्त गठबंधन से अलग होना पड़ा। 26 दिसंबर 1805 में ऑस्ट्रिया व फ्रांस में जो प्रेसबर्ग की संधि हुई, इस संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया को वेनेशिया का क्षेत्र इटली के राज्य को देना पड़ा, जिसका राजा नेपोलियन था। इसके बाद जर्मनी का पुनर्गठन किया। यह नेपोलियन का एक बहुत ही उत्कृष्ट कार्य था और शायद आगे जब हम जर्मनी का एकीकरण पढ़ेंगे तो आपको यह अध्याय आपके सामने वापस खुलेगा कि नेपोलियन ने जो जर्मनी का पुनर्गठन किया था, उससे वहां पर एक राष्ट्रवाद की भावना हो गई थी जर्मनी में, जो आगे जाकर जर्मनी के एकीकरण के रूप में सामने आई। प्रशिया पर विजय 1806 से 7 में। प्रशिया का राजा फ्रेडरिक विलियम तृतीय था, वह भी साम्राज्यवादी था। प्रशिया की युद्ध प्रिय दरबारी गुट, जिसका नेतृत्व फ्रेडरिक की सुंदर पत्नी रानी लुइजा कर रही थी, के प्रेरित करने पर फ्रेडरिक ने नेपोलियन को अल्टीमेटम दिया कि वह दक्षिणी जर्मनी के क्षेत्र से फ्रांसीसी सेनाओं को हटा ले। नेपोलियन अपने 2 लाख सैनिकों के साथ ऐसी परिस्थिति के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार था। नेपोलियन की सेना प्रशिया की सेना पर बरसात के बादल की तरफ फट गई और जेना एवं ओरस्टेड नामक स्थानों पर अक्टूबर 1806 में प्रशिया की सेना की करारी हार हुई। 1807 में रूस का पराभव भी हुआ, चूंकि नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया था। तो अब नेपोलियन के समक्ष रूस बड़ी शक्ति के रूप में बचा था। नेपोलियन की सेनाओं ने फ्रेडलैंड के युद्ध में रूस की सेनाओं को भी पराजित किया और उसके बाद 1807 में तिलसित नामक स्थान पर नेपोलियन व रूस के मध्य एक संधि हुई। इस संधि में अलेक्जेंडर को यह संकेत दे दिया गया कि वह फिनलैंड व तुर्की के साम्राज्य के क्षेत्र पर अपनी इच्छा अनुसार कब्जा कर सकता है।
दूसरी ओर अलेक्जेंडर ने नेपोलियन द्वारा किए गए तथा भविष्य में किए जाने वाले उन सभी परिवर्तनों को स्वीकार कर लिया जो यूरोप, इटली तथा जर्मनी से संबंधित थे। अलेक्जेंडर ने यह आश्वासन दिया कि वह फ्रांस तथा इंग्लैंड के मध्य शांति स्थापित करने का प्रयास करेगा। इसके बाद नेपोलियन का बहुत उत्कर्ष हुआ। तिलसित की संधि ने फ्रांस के विरुद्ध तृतीय संयुक्त गठबंधन को समाप्त कर दिया और नेपोलियन अब यूरोप का अधिनायक बन गया। डेज ने अपनी पुस्तक मॉडर्न यूरोप टू 1817 में लिखा है कि नेपोलियन के अधीन फ्रांस का विस्तार पो नदी से लेकर उत्तरी समुद्र तक था, पायरेनीज व पोप के अधीनस्थ राज्यों से लेकर राइन नदी तक था। वह इटली का राजा था जिसके अंतर्गत पो की उर्वर घाटी थी और वेनिस की प्राचीन वस्तुएं थी। नेपोलियन का जो भाई था जोसेफ नेपल्स, वह शाही राज्य का शासक था। उसका भाई लुई व उसकी सौतेली पुत्री हार्टन्स हॉलैंड के राजा व रानी थे। उसकी बहन एलिस कूका के राज्य की राजकुमारी थी। स्पेन व डेनमार्क के राजा भी उसके प्रशंसक थे। वह रूस का जार उसका मित्र था। पोलैंड उसकी सेना का प्रशिक्षण केंद्र था और प्रशिया व ऑस्ट्रिया दूसरे दर्जे की शक्ति बन गई थी। जर्मनी में वैसे भी फ्रांस की अपनी एक अलग सत्ता स्थापित हो चुकी थी क्योंकि जर्मनी का एक तरह से पुनर्गठन नेपोलियन ने कर दिया था। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आपने देखा कि नेपोलियन ने किस प्रकार तृतीय संयुक्त गठबंधन को अपने खिलाफ हावी नहीं होने दिया और वो सिकंदर व सीजर की भांति एक बहुत ही एक उल्लेखनीय शासक के रूप में खड़ा हुआ, जिसने फ्रांस का एक तरह से स्वरूप ही बदल दिया। उसने एक साम्राज्यवादी शासक ही नहीं था नेपोलियन, उसने लोक कल्याण के भी बहुत सारे कार्य करे। मैंने आपको लास्ट चैप्टर में जो नेपोलियन की जो विधि संहिता बताई थी, वास्तव में नेपोलियन की विधि संहिता आज भी एक विरासत के रूप में पूरे विश्व के लिए मानी जाती है। धन्यवाद।